मेरे दाहिनी तरफ बड़ी संख्या में उपस्थित माताओं, बहनों, बच्चियों और मेरी बाईं तरफ उपस्थित नौजवान साथियों, मेरे हम उम्र साथियों और सम्मानित बुजुर्गों, आपके और मेरे बीच में आज ये जो बातचीत आसान हो पाई, इसका एकमात्र जो सहयोगी है वो यहाँ की भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बहुत ही सम्मानित साथी, उन सभी पदाधिकारी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अच्छा प्रयास करके मुझे आपके बीच बुलाया। और कौन नहीं जानता कोटा को, पूरा भारत जानता है कोटा को। आज मुझे अवसर मिला है तो मैं अपनी बात यहां रखूंगा। उससे पहले समय समय पे भारत की इस पावन धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। और नमन इसलिए करता हूं कि उन्होंने हमें अपने जीवन को जीने का रास्ता दिया। इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित नेता और मेरे साथ चल के आए भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के इंचार्ज भाई सुनील ढुंडा जी, भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक जितेंद्र अग्रवाल जी, अनुशासन समिति के प्रदेश संयोजक अमरचंद हरसोलिया जी, हमारे प्रदेश के आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष रामलखन मीणा जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के सह प्रभारी भाई जगदीश यादव जी और हमारी पार्टी के सम्मानित प्रभारी जो लंबे समय से आपके और मेरे बीच कड़ी बने हुए हैं, भाई सतपाल चौधरी जी, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। और मुझसे पूर्व में वक्ताओं ने कई बातें आपसे कही, मैं बस आपसे आग्रह करूंगा कि आप सब लोग अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाओ। सबसे पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे और फिर मैं आपके बीच अपनी बात रखूंगा। और मेरा आग्रह रहेगा कि मेरे साथ आप संविधान की प्रस्तावना को दोहराएं। मैं इसका उद्देश्य भी बताऊंगा कि मैं आपसे क्यों दोहराना चाहता हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ऐतदाद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। बैठ जाइए। धन्यवाद। मैंने आपको संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया कि आप
संविधान के उद्देश्य को समझें। और आज आपको इस प्रस्तावना को दोहराने का मेरा उद्देश्य मात्र ये है कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझें। संविधान के साथ ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में उपस्थित सभी लोगों से कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी, तो अंततः संविधान बुरा साबित होगा। और संविधान को चलाने वाले हाथ अच्छे होंगे, उनकी नीति अच्छी होगी, उनकी नीयत अच्छी होगी, तो अंततः संविधान अच्छा साबित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान के आने से राजनीति में वन वोट और वन वैल्यू, इससे राजनीति में तो हम लोग बराबर हो जाएंगे, लेकिन जब तक देश से सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी खत्म नहीं होती, तब तक समानता की बात करना समानता की मजाक उड़ाने जैसा होगा। मैं और गंभीर होते हुए आपको इस बात की तरफ आकर्षित करता हूं कि आजादी से पहले और आजादी के बाद भी जब आप पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि हमें अपनी लड़ाई, हमें अपनी परेशानियों से मुक्ति के लिए हमारे बीच के लोगों ने ही अपने सुख दुख त्याग करके, अपनी सुविधाएं त्याग करके और अपने परिवार को भी निछावर करके और अपना खुद का पूरा जीवन समाज को जिम्मेदारी से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए लगाना पड़ा, तब जाके हमारे जीवन में परिवर्तन आया। आजादी से पहले भी तमाम राजे रजवाड़े पैदा हुए, तमाम संत गुरु महापुरुष पैदा हुए, लेकिन शोषितों वंचितों के बीच जब जब परिवर्तन आया, जब जब उनके जीवन में बदलाव हुआ, आप आईना उठा के देखोगे इतिहास के रूप में, तो आपको एहसास होगा कि आपके बीच में से कोई निकल के गया और उसने अपनी जिम्मेदारी को अपने कंधों पे उठाया, उसने अपना जीवन अपने समाज के नाम समर्पित किया, तब जाके हमारे जीवन में आज ये अवसर और सम्मान तैयार हुआ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आजादी से पहले भी दल थे, आजादी से पहले भी लोग तमाम तरह की बुनियादी सुविधाओं के बिना रहते थे, छुआछूत थी, गैर बराबरी थी, और उस गैर बराबरी को बढ़ावा देने वाले भी थे, उस गैर बराबरी को थोपने वाले भी थे, लेकिन उस गैर बराबरी को अपमान मान के, उस गैर बराबरी को गलत मान के हमारे महापुरुषों ने लंबे समय संघर्ष किया, तब जाके भारत में संविधान आया और 26 जनवरी 1950 को यह तय हुआ कि भारत के हर नागरिक को समान अवसर मिलेंगे, उसके साथ गैर बराबरी नहीं होगी, उसके साथ धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, आर्थिक आधार पे छुआछूत नहीं होगी, और उसको सरकारी चीजों का प्रयोग करने में कोई बाध्यता नहीं होगी। अभी अभी प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष का बयान आया, और ये बात मैं आज से नहीं जानता, हमारे महापुरुषों ने लंबे समय से ये बात कही
कि अगर हमने राजनीतिक शक्ति हासिल नहीं की तो एक दिन वो आएगा कि आपको आजादी देने वाला, आपको अवसर देने वाला संविधान, उसके ऊपर खतरा मंडरा जाएगा। और खतरा ये नहीं कि संविधान बदला जाएगा, मैं खतरे से आपको अवगत कराता हूं। और हमारे दलों को ताकतवर होना क्यों जरूरी है, आपकी ताकत अपनी बननी क्यों जरूरी है, इस बात को भी आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। भारत के संविधान का आर्टिकल 51D ये कहता है कि हमें देश की रक्षा करनी है। देश की रक्षा तब होगी जब देश को चलाने वाला संविधान सुरक्षित होगा। तमाम दल यहां थे, यहां कांग्रेस भी थी, यहां लेफ्ट भी था, यहां भारतीय जनता पार्टी भी थी, यहां और अन्य पार्टियां थी और उनकी सरकारें भी रही थी जिनकी सरकारें रही। लेकिन संविधान के दो हिस्सों में आपसे चर्चा करूंगा। पहला, आदिवासियों के लिए भारत की अनुसूची 5 संविधान की, जो ये कहती है, जो डिक्लेयर करती है कि SC/ST के जो लोग हैं, जो आदिवासी हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, जिन क्षेत्रों में वो निवास करते हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी और उनका पूरा नियंत्रण वो उनका अपना रहेगा, उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये भारतीय संविधान की अनुसूची 5 कहती है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर देश भर में आदिवासी समाज के लोग आंदोलन करते हैं। और वो ये कहते हैं कि जल जंगल जमीन पे हमारा अधिकार होना चाहिए, लेकिन आज तक भी जल जंगल जमीन पे उनको उनके अधिकार नहीं दिए गए। सारी पार्टियों की सरकार बनी, केंद्र में भी और स्टेटों में भी, लेकिन कभी संविधान की अनुसूची 5 क्या कहती है और अनुसूची 5 का जो उल्लंघन किया जा रहा है, ये हमें नहीं करना चाहिए। उससे भी आगे बढ़ो। भारतीय संविधान ने इस देश के SC/ST OBC को आरक्षण का लाभ दिया। आप लोग आरक्षण को समझते हो? कितने लोग समझते हैं? हाथ खड़े करके बताओ। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते आए हैं कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। हमारे महापुरुषों ने भी, जिनमें माननीय काशीराम साहब, महामना राम स्वरूप वर्मा, सर छोटू राम, चौधरी कुमाराम आर्य और तमाम ऐसे महापुरुष जो समझते थे कि अगर राजनीतिक शक्ति हमारे हिस्से में न आई और हमने राजनीतिक शक्ति को हासिल नहीं किया तो कल हमारे अधिकारों में डाका पड़ेगा। हमने भी खुद से भी बहुत लंबे आंदोलन किए और ये कहा कि आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए। जब देश में कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में, तब हमने इस मांग को उठाया कि आप आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए, जिससे कि न्यायपालिका का हस्तक्षेप आरक्षण व्यवस्था में बंद हो जाए। उनकी सरकार थी, उन्होंने कभी नहीं सुना। अब इनकी सरकार है जो अजगर की तरह हमारे अधिकारों को निगल जाना चाहती है। ये बात मैंने इसलिए बताई कि आपके अगर मन में डर हो कि कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे तो भाजपा आ जाएगी, और अगर कांग्रेस को हटाना चाहते हैं तो भाजपा को लाना पड़ेगा। चाहे आप इनके पाले में रहो या इनके पाले में रहो, आपके हक अधिकार तब सुरक्षित होंगे जब आपके पास अपनी ताकत होगी। क्योंकि माननीय काशीराम साहब कहते थे
कि दूसरों के महलों से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी। दूसरे के महलों में आप किराएदार होते हैं, आप उसमें मालिक कभी नहीं बन सकते। दूसरों के महलों में कितने ही पत्थर लगा दो, कितना खून पसीना बहा दो, एक न एक दिन मालिक, जब आप अपने अधिकार मांगोगे तो मालिक आपको कहेगा कि कहीं और रास्ता देख लो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये तमाम दल यहां थे, और अगर वास्तविकता में दल आपके हितैषी होते तो बाबा साहब अम्बेडकर को अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी न देनी पड़ती। बाबा साहब अम्बेडकर खून के आंसू न रोते। मान्यवर काशीराम साहब अपना जीवन आपके लिए लगा के गली गली साइकिल से पैदल यात्रा और साइकिल यात्रा ना करते, सारी सुख सुविधा त्याग करके क्लास 1 की नौकरी छोड़ के आपको जगाने के लिए नहीं निकलते। हम कोटा की धरती पे हैं, इससे पहले हम भीलवाड़ा की धरती पे थे, उससे पहले हम पाली की धरती पे थे, उससे पहले हम जालौर की धरती पे थे। हर धरती की अपनी एक अलग अलग तरह की यहां विशेषताएं। जैसे जालौर और पाली सामंतवाद का गढ़ है, जैसे भीलवाड़ा वस्त्र नगरी है, ये शिक्षा की नगरी है। इस शिक्षा की नगरी में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप पढ़ लिख के शिक्षा हासिल कर रहे हैं। क्या आने वाले समय में आपको महसूस होता है सरकारी नौकरी बचेगी? उन सरकारी नौकरियों को न खत्म किया जाए, इसके लिए कोई दल सड़कों पर आकर आंदोलन कर रहा है क्या? वो आपसे कहते हैं कि बीजेपी खराब है इसलिए हमें वोट दे दो। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे लोगों, अगर आप जागरूक हो तो मुझे बताओ, जितेंद्र मेघवाल की मूछें रखने पर हत्या हुई, इंद्र मेघवाल की मटकी छूने पर हत्या हुई, ओम प्रकाश रैगर की उसके पिता का अपमान हुआ और वो न्याय नहीं दिला पाया, उसने सुसाइड कर लिया। कार्तिक भील का परिवार सिरोही में आंदोलन पे बैठा 8 महीने से, और हजारों घटनाएं आपके जिले में आसपास होंगी। अभी अभी उदयपुर में कन्हैया नाम के एक व्यक्ति की हत्या हुई। मुख्यमंत्री उनके घर पहुंचे और उनके परिवार को 2 सरकारी नौकरी दी, 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया, 50 लाख दिया, 1 करोड़ दिया, 1 करोड़ रुपए का। अभी अभी जयपुर में 2 दिन पहले एक हत्या हुई, मुस्लिम समाज के भाई। मुख्यमंत्री जी ने 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया और 1 संविदा पे नौकरी दी। मगर हम जितेंद्र मेघवाल के लिए अच्छा हुआ, उनके साथ गलत हुआ, आपने उनकी मदद की। लेकिन इसी सरकार से हम लोग जितेंद्र मेघवाल के लिए, इंद्र मेघवाल के लिए, कार्तिक भील के लिए, ओम प्रकाश रैगर के लिए न्याय की मांग करते रहे। एक बार हमें नहीं सुना गया। और तो और जब मैं अपने परिवार से मिलने आया, 4-4 बार इन्होंने मुझे वापिस दिल्ली भेजने का काम किया। लेकिन जब मैं इस बार जालौर आया, इतने संख्या में लोग आए, इससे 2 गुना बड़ी जमीन और भर गई पूरी। और रात का अंधेरा हो गया, 8 घंटे हो गए, लेकिन लोग खड़े रहे इस उम्मीद में कि उनका भाई आएगा और वो उसको सुनेंगे, वो जो आदेश देगा उसका वो लोग पालन करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चुनाव के बाद आपके बीच में आके किसी ने आपसे पूछा कि आपका पेट खाली है, भरा हुआ है? चुनाव के बाद आपके बीच में किसने आके पूछा कि आपके बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है, बीमार होने पर अच्छा इलाज मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आप महंगाई से, बेरोजगारी से परेशान हो, क्या मैं आपकी कोई मदद करूं? किसने पूछा? मैं आपसे कड़वे बात कहते हुए कह रहा हूं, मेरी माए बहने बेटी हैं, अगर आप में वोट का अधिकार ना हो मेरे लोगों, ये आपकी बस्तियों में पैर रखने नहीं आएंगे। आप इस बात को जान लो। और अगर नहीं भरोसा
तो आप कुछ दिन रुक जाओ। आज ये सम्मान स्वाभिमान का जीवन, आज ये नेता अगर हमारे लोगों के पैर धोते हैं, हमारे लोगों के घरों में जाके भोजन करते हैं, इसका एकमात्र कारण है कि करोड़ों रुपए से भी कीमती ये ताकत है आपके पास, हर व्यक्ति के पास, वो है वोट। वो वोट आपसे कैसे ली जाए? डरा के, गुमराह करके, कुछ साधन देके, कुछ लालच देके, कुछ मदद करके, अगर ये वोट की ताकत आपके पास ना हो तो आपकी लुटती असमतों में भी कोई आंख ना बहाए। आप नहीं जानते एनसीआर जी का डाटा क्या कहता है? क्या राजस्थान में महिला सुरक्षित है? आपके बराबर में लगता है मध्य प्रदेश, हमारे मंदसौर के साथी आए हुए। मैं जब वहां यात्रा कर रहा था, ये यात्रा मैंने भगवान बुद्ध की धरती शुरू की, सिद्धार्थनगर, कपिलवस्तु, नेपाल बॉर्डर, जहां से शांति का उपदेश आया। लेकिन अब मुझे लगता है शांति से काम नहीं चलेगा मेरे लोगों। अगर आपने क्रांति का मन नहीं बनाया तो आने वाले कुछ दिनों में आपके वजूद पर भी खतरा हो जाएगा। इसलिए जब मैं मध्य प्रदेश में घूम रहा था इस यात्रा को लेके, मैं लोगों के बीच में जाता, उनकी समस्याएं सुनता। 200 रुपए, 250 रुपए रोजगार, वेतन, खेतों में काम करने का महिलाओं को मिलता। आप ये बताओ, कई क्षेत्र तो राजस्थान का ऐसे जहां पीने को पानी नहीं, आपके यहां फिर भी ठीक है। मैं होके आया, खारा पानी, जो सरकार पीने की पानी की व्यवस्था ना कर पाए। और मैं इसको भी कह रहा जो आज है, इससे पिछले वाले को भी कह रहा हूं, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ईआरसीपी का यहां, जिससे 13 जिलों को पानी मिलना था। यहां के किसान परेशान है। और जब मैं पाली में था, मैंने किसानों से बात की, उन्होंने कहा साहब, भारत के अंदर ये एक ऐसी धरती है जहां किसान एक साल में एक फसल लेता है और फिर एक साल इंतजार करता है। हम भी खेती करते हैं, 3-4 महीने बाद दूसरी फसल का समय आ जाता है बोने का। मैं ताजुब में गया, मैंने पूछा क्या कारण है? कहा कि ट्रेन से आता है पानी पीने का भी साहब। ईआरसीपी का जो मसला है, यहां की सरकार ने जो उनकी हिस्सेदारी थी वो नहीं दी। और केंद्रीय सरकार ये कहती है, प्रधानमंत्री भी आएंगे, कोटा याद रखना, कहेंगे कि गहलोत जी ने नहीं होने दिया, मैं तो कर देता, आप हमें वोट दे दो, हम कर देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कब तक इनको वोट देकर उनके आगे हाथ फैलाते रहोगे आप लोग? ये वोट का अधिकार बिकने के लिए नहीं मिला और ये वोट बेचने के लिए नहीं मिली है। ये वोट गुलामी सिंह की भेड़िया काटने के लिए मिली है। आपको ये क्यों समझ में नहीं आया कि जिस वोट से आप इनकी सरकार बनाते हो, उस वोट से आप अपने विधायक और अपने एमपी में जिता सकते हो। अभी अभी बिहार में जातिगत जनगणना हुई, जब उसके आंकड़े जारी हुए तो पता लगा कि 90% आबादी बिहार में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों की है। अभी मैंने सरकार से कहा कि भाई आर्थिक आंकड़े भी जारी करो कि इनके पास साधन कितने हैं, जमीनें कितनी हैं, उद्योग कितने हैं, सरकारी नौकरियों में इनके आंकड़े कितने हैं, इनके केंद्रीय सचिव कितने हैं, इनके प्रमुख सचिव कितने हैं, यूनिवर्सिटियों में चांसलर कितने हैं, इनके हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज कितने हैं, ये भी जारी करो। और ये भी बताओ कि 90% लोग 10% पूंजी से अपने परिवार को चला रहे हैं और 10% अमीर लोग 90% साधन अपनी जेब में घेर के आपकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं दिल्ली में भी रहता हूं, आपके पास गाड़ी हो ना हो, अमीर के कुत्ते वहां गाड़ियों में घूमते हैं। आपके घर में एसी हो ना हो, अमीरों ने अपने कुत्तों के लिए, पालतू जानवरों के लिए घर बनाए बढ़िया और एसी के कमरे बनाए। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये आपका टैक्स का पैसा, जनता ये नहीं समझती, मैं आपको भी समझाने के लिए बताऊंगा इस बात को।
अभी अभी मुख्यमंत्री ने कुछ योजनाएं लागू की है ना राजस्थान में, की है ना। वो कह रहे हैं हम क्या दे रहे हैं, चावल, दाल, और क्या दे रहे हैं, मोबाइल। मैं मध्य प्रदेश में था, वहां के मुख्यमंत्री जी लाडली बहन योजना चला रहे हैं, 1250 रुपए दे रहे हैं, 1250 रुपए, और कई योजना चलाई। मैंने उनसे पूछा, मुख्यमंत्री जी 4 साल 9 महीने बाद बहने याद आई, 4 साल 9 महीने तक कहां गए। मैंने यहां के मुख्यमंत्री से पूछा, लड़ाई मेरी किसी से नहीं है, मेरी तो लड़ाई आप से है। जब तक आप तैयार नहीं होंगे मैं आपको जगाता रहूंगा। मेरा काम है आपको जगाना, उठो। मैं कोई अकेला इस काम को नहीं कर रहा, हम सब लोग कर रहे हैं कि उठो, खड़े हो जाओ और अपने अधिकार छीन कर ले लो, ये मेरा काम है। मैंने यहां के मुख्यमंत्री से पूछा कि साहब 4 साल 9 महीने सिलेंडर नहीं दिखा गया, 4 साल 9 महीने गृहिणी नहीं दिखी क्या, 4 साल 9 महीने पता नहीं था कि आटा भी देना है, चावल भी देना है, दाल भी देना है, मोबाइल फोन भी देना है। मैं सीएचए की बच्चों की लड़ाई लड़ने आया, मुझे 4 दिन जेल में रखा मुख्यमंत्री ने, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी सरकार है, उनकी पुलिस है, रख दो भाई। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको पता है मुख्यमंत्री जो योजना जो चला रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर जो योजना चला रहे हैं, उसका पैसा कहां से आता है। ये नकली व्यक्ति है जो हल्ला मचा रहा है, असली नहीं हो सकता। और ये इनको फूल वालों के ऊपर कह दो, हमारे लोगों के तो कांटे पड़ रहे हैं, क्या फूल गिरा रहे हो यार। आप ये जानते हैं सरकार जो योजना चला रही है उसका पैसा कहां से आता है। गौर से सुनो, आप जो सामान खरीदते हैं, कंघे से लेके पैर की चप्पल तक, जो लोग तंबाकू गुटखा शराब पीते हैं, या घर का कोई सामान, अब तो दूध दही पे भी लग गया टैक्स। आप कुछ भी लेते हैं, किताबें खरीदते हैं, वर्दी खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, सब पे टैक्स है। पेट्रोल डीजल खरीदते हैं, टैक्स है, जीएसटी है। आपका पैसा जो टैक्स के रूप में सरकार की तिजोरी में जाता है, उसी तिजोरी से सरकार योजनाएं बनाती है। यानी कि अगर एक आदमी ने एक महीने में 1000 रुपया टैक्स दिया और सरकार ने 200 रुपए का लाभ उसको दिया, तो 800 रुपए सरकार के खाते में उसके पड़े। सर आप ये सोचते होंगे मुख्यमंत्री योजना ला रहे हैं तो उनकी पार्टी पैसा दे रही होगी, वो कोई बिजनेस करते होंगे उससे पैसा ला रहे होंगे, उनकी कोई जमीन होगी जो बेची होगी उन्होंने, उनका कोई होटल होगा जिसका पैसा इकट्ठा करके आप योजना ला रहे हैं। मेरे भोले वाले लोगों, आपका पैसा आपके ऊपर लगाने की जिम्मेदारी सरकार की है। इसी की वजह से सरकार के विधायकों और एमपी को तनख्वाह मिलती है। ये जो सरकारी कर्मचारी, इनको तनख्वाह आपके टैक्स से मिलती है। सब कुछ आपकी मेहनत की कमाई से होता है, लेकिन आपकी मेहनत की कमाई आपके हिस्से में क्यों नहीं आती, उसका एकमात्र कारण ये है कि आज जो लोग सरकारों में बैठे हैं उन्होंने आपको कठपुतली समझ लिया है, गुलाम। उनको लगता है ये गुलाम है और गुलाम उनसे आजाद नहीं होंगे। और मेरा ये काम है चंद्रशेखर आजाद का कि गुलामी से आपको आजाद कराऊं। आपको ये बताऊं कि आप अपनी वोट के जरिए ताकतवर हो सकते हैं। ये लोकतंत्र है, 2 धारी तलवार है वोट। अगर आपने हमें दी तो आपकी जिंदगी बदलेगी, आपकी समस्याओं का हल होगा। और जिनको देते आ रहे अगर उनको दी तो फिर आपके साथ नई समस्या खड़ी होगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, कहते जिनका दल नहीं होता उनके पास बल नहीं होता, और जिनके पास बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। मैंने पूरे मध्य प्रदेश राजस्थान में कहा, मैं पढ़ा लिखा वकील हूं, आपसे भी कह रहा हूं, 3.5 पौने 4 साल जेल काट के आया। देश की जो सबसे बड़ी जेल है तिहाड़, वो 2-2 बार देख के आया हूं, वहां से मास्टर की डिग्री करके आया।
ये बात इसलिए कह रहा हूं, आपकी जो समस्या है, एक समस्या छोड़ के जो नहीं कर सकता हूं, मरे हुए आदमी को जिंदा करना, ये काम नहीं कर सकता हूं, बस इसकी ताकत नहीं है। लेकिन आप अपनी सारी समस्या का लिफाफा बना के मुझसे दे दो और फिर मेरे हिसाब से जो काम बता रहा हूं वो करना कि आज के बाद घर जाके एक आदमी, रोज एक आदमी को तैयार करना, उसको कहना कि इस बार आप हमारे कहे से हमारी पार्टी को वोट करना और आने वाले जो 40 दिन है जिसमें राजस्थान के अगले 5 साल का फैसला होगा, अगर आपने अगले 40 दिन ये काम किया, एक वोट आपकी और 40 जो आप तैयार करोगे एक दिन में एक वोट, बहुत बड़ा काम नहीं है। हजारों की संख्या में यहां आप हो और एक व्यक्ति 40 वोट तैयार करे तो मैं लिख के देता हूं कि 60-70 हजार वोट तैयार होंगी। आपका विधायक जीतेगा, आपके जरिए सरकार बनेगी और जो लिफाफा मैंने आपसे कहा कि लिख के रख लेना, अगर 6 महीने में पूरा न कर पाया तो मैं राजनीति छोड़ के घर बैठ जाऊंगा। मैं लोकतंत्र की शक्ति को जानता हूं। मुख्यमंत्री जी आपको 1000 रुपए की सुविधा दे रहे होंगे महीने की, आप, मेरी नजर उन 1000 रुपए में नहीं है। इस प्रदेश का सालाना बजट है 3,40,000 करोड़। वो 3,40,000 करोड़ आपकी तरक्की के लिए लगे। मेरी राय मुख्यमंत्री सिर्फ ये है, वो आपको देंगे नहीं और मैं उनको रोकने नहीं दूंगा कि वो आपका पैसा रोक ले। बस ये लड़ाई है मेरी और मुख्यमंत्री की, और कोई लड़ाई नहीं है, ना जमीन की लड़ाई ना जायदाद की। यहां का बजट है 3,40,000 करोड़ रुपए। कितने जीरो होते हैं पता है आपको? कितने जीरो होते हैं? 3,40,000 करोड़ में ये आपका पैसा है सर। मेरी मां बहनों, ये आपके टैक्स का पैसा है। बिंदी खरीदने से, सिंदूर खरीदने से, आप जो और सामान यूज करते हो, हर चीज में नखून पालिश जो लेते हो उसमें टैक्स लगता है, जो बीड़ी सिगरेट पीते हो उसमें टैक्स लगता है, आपने जो नीले पटके पहने इसकी खरीदारी में टैक्स लगता है, बाल काले कराते हो इसमें टैक्स लगता है, चूड़ी कंगन खरीदते हो, अंगूठी खरीदते हो इसमें टैक्स लगता है। और आने वाला समय ऐसा है बोलने पे टैक्स लगेगा। इनका बस चले सांस लेने में टैक्स लगा दे। इसलिए आपसे कह रहा हूं, समय कम है, समझदार बनो। महापुरुष समझा समझा के चले गए, आपकी समझ में नहीं आया। मेरे जैसे पता नहीं कितने आएंगे और चले जाएंगे, अगर आप नहीं खड़े हुए तो कुछ नहीं बदलेगा। अगर वास्तविकता में आप मुझसे प्यार करते हो, वास्तविकता में आप चाहते हो कि जिंदगी बदले, तो ये लोकतंत्र है, यहां हैसियत जो है वो वोट से तय होती है। इस बार आप आजाद समाज पार्टी को कितने निशान पे वोट करना? कौन से निशान पे? जोर से बताओ। पुलिस के लोग बहुत अच्छा काम करते हैं प्रचार का, इसलिए जोर से बताओ कि इनको पता लगे। क्या निशान है? क्या निशान है? अभी सर्दी भी आने वाली है ना, आपको केतली की जरूरत भी पड़ेगी। सुबह उठते बिस्तरे से चाय मांगोगे आप लोग आगे की लड़ाई लड़ने के लिए। इसलिए आपसे कहूंगा, शिक्षा का बाजारीकरण सबसे ज्यादा कोटा में हो रहा है। आप समझते हैं, संविधान कहता है कि हर व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन ताकतवर लोगों ने, पैसे वाले लोगों ने, और आज चेक कराना बहुत सारे मंत्री विधायक शामिल होंगे, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर बना दिए। गरीब का बच्चा घुस सकता है क्या उसमें? तो वो कोचिंग सेंटर गरीबों के हैं क्या? तो अमीरों के कोचिंग सेंटर से हमें क्या लेना देना? इसलिए आपसे कह रहा हूं, बेहतर से बेहतर पढ़ाई और हर साल 10,000 बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेजने का काम, बेहतर से बेहतर इलाज, जैसे अधिकारी, कर्मचारी और नेता को मिलता है मुफ्त इलाज, आपके लिए। मैंने आपसे कहा, पॉलिटिक्स द मास्टर की राजनीतिक सत्ता वो सुनहरी चाबी है जो आपकी सारी समस्याओं का हल कर देगी। आपको किसी के हाथ में फैलाना पड़ेगा, लेकिन ये तभी संभव होगा
जब आप अपनी तैयारी करोगे, मेहनत करोगे, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप एक एक पैसा जुटा के आए और कई घंटों से यहां बैठे हो और जिनकी वजह से आप और मैं मिल पाए, मैं अपने सभी साथियों का कोटा संभाग के, हमारे तमाम नेताओं का, छोटे बड़े तमाम पदाधिकारियों का सबका धन्यवाद करता हूं। मगर उनको इस संदेश के रूप में भी कहना चाहता हूं और आपको भी कह रहा हूं, अगले 5 साल अगर अन्याय हुआ तो उसके जिम्मेदार आप सब लोग होंगे, मुझसे मत कहना। आपकी गलती की वजह से होगा। अगर आपने हमें ताकत नहीं दी और यही लोग कुर्सी में आके बैठे तो याद रखना होगा। फिर मुझसे मत कहना कि भैया चंद्रशेखर अत्याचार हो रहा है, मैं तो आपको खड़ा मिलूंगा लड़ता हुआ। अब तक मैंने आपकी सड़कों की लड़ाई लड़ी और आप जानते हैं कभी आपको निराश नहीं किया। पुलिस मुझे दिल्ली छोड़ के आई और पुलिस के आने से पहले मैं इंद्र देशवाल के घर आ गया। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे ऊपर अभी गोली चली। मैं आपका वो खून हूं जो सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से नहीं डरता है, जो एनआईए झूठे मुकदमे और जेल से नहीं डरता है, जो जान की परवाह नहीं करता है। इसलिए कह रहा हूं, अगर आप चूके तो जो अन्याय अत्याचार राजस्थान में होगा उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे, मुझसे मत कहना। और अगर आप लोगों ने साथ दिया तो मेरी बात को गांठ बांध कर जाना कि किसी सामंत की हिम्मत नहीं पड़ेगी किसी गरीब की बच्ची की तरफ आंख उठा के देखने। मेरा वचन है आप लोगों को। और अगर देख लिया तो वो कानूनी इलाज किया जाएगा कि उनकी माता जी ये कहेंगी कि दोबारा ऐसी गलती मत करना कोई भी। इसकी गारंटी आपको दे रहा हूं। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अपनी ताकत को समझो। चलो मेरे साथ एक बार खड़े हो जाओ सब लोग और मेरे साथ एक शपथ कराओ। हाथ ऐसे सामने करो। हमारे तमाम छोटे बड़े नेता सब ऐसे हाथ सामने करो। हमारी माए बहने ऐसे हाथ सामने करो। हम भारतीय संविधान की रक्षा करेंगे और भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने का काम करेंगे। और हम संविधान विरोधी किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को, किसी भी नेता को वोट नहीं देंगे और किराए के मकानों में नहीं रहेंगे। अपने दल को मजबूत करेंगे, अपनी ताकत बनाएंगे, किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। जैसे देश की रक्षा करते हैं ऐसे समाज की रक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।